नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो हमें क्या सीखना है? तो हमें इसका सबसे पहले तो कंसेप्ट समझना है, फंड फ्लो होता क्या है, उसकी हम मीनिंग समझेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, फिर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो फंड फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की। तो अगर हम फंड फ्लो की बात करें तो जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें क्या सीखना है कि हमारे फंड का किस तरीके से फ्लो हो रहा है। फ्लो दो तरीके से हो सकते हैं, आइदर इनफ्लो हो सकता है और आइदर आउटफ्लो हो सकता है। या तो इनफ्लो होगा, या तो आउटफ्लो होगा, या तो नो फ्लो होगा, मतलब कोई फ्लो ही नहीं होगा। मतलब चीज़ें चेंज तो हो रही होगी बट उसकी वजह से हमारे फंड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। बट सवाल ये उठता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए जो भी हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस की एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऑब्टेंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑब्टेंड होता है, जबकि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में हेल्प करती है। बट ये तो बात हो गई हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, लेकिन मैनेजमेंट के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो मैनेजमेंट को लेने रहते हैं काफ़ी सारे डिसीजन, और ये डिसीजन जो लेने रहते हैं वो उनके बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से उन्हें बिजनेस फंक्शंस के डिसीजन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लेने होते हैं, क्योंकि जब तक के इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं रहेंगी मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट बहुत साउंड तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो हम कहते हैं फाइनल अकाउंट, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, जैसे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को डिनोट या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाता फाइनल अकाउंट। बट जो हम फंड फ्लो पढ़ेंगे यहाँ हम हर एक ट्रांजैक्शंस के नेचर के हिसाब से क्या करेंगे, चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे कि वो कौन से कैरेक्टर का है, कैसे नेचर का है, उसकी वजह से हमारे फंड पर या हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट फ्यूचर में कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम लोग प्रेजेंट में चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, हम प्रेजेंट में चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि फ्यूचर में इसके बेसिस पर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी होती है फंड फ्लो के अंदर। हम अगर बात करें कि ये पर्टिकुलर फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या सिखाने वाला है, तो ये हमें सिखाने वाला है कि किस तरीके से मूवमेंट्स होता है, किसके बीच में, एसेट्स के बीच में, या फिर आप कह सकते हो लाइबिलिटीज़ के बीच में, या फिर हम जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि अपने बिजनेस ऑपरेशन से किस तरीके से फंड जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपको बेसिकली इस टॉपिक में सीखना क्या है कि आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, और आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है, बिजनेस ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन से आप किस तरीके से फंड क्रिएट कर पा रहे हो। तो हमें ये इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक में सीखना है। अगर हम बात करें फंड की, ये भाई फंड का मतलब क्या होता है, तो फंड का बेसिकली मतलब होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। फंड का बेसिकली मतलब होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो मैन, मटेरियल, मनी, प्लांट, इक्विपमेंट, या फिर कोई भी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के लिए अवेलेबल है, वो सब हमारे लिए एक प्रकार से फंड ही है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट मतलब इसमें आपके मटेरियल भी आ जाते हैं, प्लांट भी आ जाता है। तो ऐसी जितनी चीजें जो कैश इक्विवेलेंट है वो सब भी हमारे किस में कंसिडर की जाएगी, फंड में कंसिडर की जाएगी। फंड का एक्चुअली देखा जाए तो मीनिंग काफी वास्ट है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कैश की बात करूं तो कैश में सिर्फ लिक्विड कैश आती है, आपकी जो हार्ड कैश होती है सिर्फ वो आती है। बट फंड की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, बड़ा है, वाइडर है, और फंड में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों चीज़ें आती हैं।
जो इक्विवेलेंस टू द कैश हो, ऐसी चीजों को भी हम फंड के अंदर कंसिडर करते हैं। तो फंड को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो फंड रेफर्स टू द वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है ओवरऑल आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल लगता है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो ऑब्वियस है, आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है जो रूटीन बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है, जो डेली बेसिस पर चेंज होती है आपके बिजनेस ऑपरेशन में। तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो आपके करंट असेट्स हैं, वो आपके जो करंट असेट्स है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो आपने सीधा बोल देना टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स। जबकि किसी ने आपसे पूछा नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आपने बोलना टोटल करंट असेट्स में से हमने टोटल करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, टोटल करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया तो हमें नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ ऑल करंट असेट्स, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी, मतलब ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। होप सो आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब अगर हम एकदम नॉर्मल, एकदम नैरो सेंस में अगर बात करें, देखो ब्रॉडर सेंस में अगर हम फंड की बात करें तो इसका मतलब क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स बट दोज आर रिलेटेड विद द आवर फाइनेंस। तो वो सारी चीजें किस में आ जाती है? आपके फंड में। लेकिन अगर इसको मैं नैरोवर टर्म में अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं कि भाई इसका नैरोवर टर्म में मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो ये इसकी नैरोवर मीनिंग हो गई, बट ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसमें नॉन मॉनेटरी चीजें भी आती है, बट वो फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। अब नॉन मॉनेटरी मतलब इमीडिएट कैश की बात कर रहा हूं, प्लीज इसको कोई उस पर्टिकुलर नॉन मॉनेटरी से लिंक ना कर दे जो ट्रांजेक्शन्स के डेफिनेशन में आती है। मैं उस नॉन मॉनेटरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जैसे बातें हो गई, जैसे लाइक लैंड, तो वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती बिकॉज लैंड टेक सम टाइम फॉर कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड असेट्स। वो इमीडिएटली लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर आज मैं जमीन बेचने जाऊंगा तो तुरंत मेरी जमीन सोल्ड आउट नहीं होगी, समय लगेगा, प्रोसीजर होती है। तो जो चीजें आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसे हम लिक्विड या फिर करंट असेट्स कहते हैं। बट फंड में हम करंट असेट्स को भी कंसिडर करते हैं और अदर देन करंट असेट्स मतलब कि नॉन करंट असेट्स को भी हम कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें फ्लो ऑफ फंड की, तो फ्लो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। फ्लो कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है हमारे पास इनफ्लो और दूसरा होता है हमारे पास आउटफ्लो। तो अगर मैं मोमेंट्स ऑफ फंड की बात करूं तो हमारे पास फंड का या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, या तो हमारे बिजनेस में फंड आएगा या तो हमारे बिजनेस से फंड जाएगा। इस तरीके से हमारे बिजनेस में मोमेंट्स होने वाला है। तो ये मोमेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो ये जो फंड है इसे हम विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा कितना वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा है। अगर सपोज मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मैं कहूंगा कि भाई इसका इंपैक्ट मेरे फ्लो पर पड़ रहा है, मेरे फंड पर इसका फर्क पड़ रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एप्लीकेशन हो रहा है। सोर्स अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सो ये चीजें हम आगे सीखने वाले हैं वन बाय वन। मैं डिटेल में बात करूंगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल की, हम एक एक स्टेप्स को बहुत थॉरोली, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लो की, तो आपको बस फिलहाल में इतना याद रखना है कि फ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो, आइदर आपके पास फंड आ सकता है या आपके पास से फंड जा सकता है। अगर आपके पास फंड आ रहा है, अगर आपके पास इनफ्लो हो रहा है तो इसे हम सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं। अगर हमारे पास फंड आ रहा है तो इसे हम सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास से फंड जा रहा है तो इसे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, इसे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इनफ्लो और आउटफ्लो क्या करना है? इनफ्लो और आउटफ्लो को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फंड हमारे लिए इनफ्लो है और कौन से हमारे लिए आउटफ्लो है, और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? फिर डिसीजंस लेते हैं। तो आपके सामने अगर हम बात करें किस फंड में मोमेंट्स दो तरीके के होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो। बट कुछ ऐसे भी फंड होते हैं जहां पर कोई मोमेंट ही नहीं होता, जैसे कि ट्रांजैक्शन तो हो रहा है बट उस ट्रांजैक्शन की वजह से नेट जो इफेक्ट पड़ा है हमारे फंड के ऊपर, नेट इफेक्ट, वो कुछ भी नहीं पड़ा।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जैसे मैंने कैश पेड कर दिया टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, तो देखो इम्पैक्ट क्या हुआ, इसकी वजह से मेरी एक करंट लाइबिलिटी कम हो गई और मेरी दूसरी करंट असेट्स भी कम हो गई। मेरी एक साइड से लाइबिलिटी कम हो रही है तो एक साइड से एसेट्स भी कम हो रही है। मतलब ही क्या हुआ, मेरे फंड पे ओवरऑल जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर ओवरऑल लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में सेम इफेक्ट जा रहा है। तो नेट मेरे पास से तो कोई फंड का क्या हुआ ही नहीं, आउटफ्लो या फिर इनफ्लो देखा जाए तो एक्चुअल में कैश का हुआ है, बट मैं ओवरऑल फंड की बात करूं, टोटल फंड की बात करूं, अदर देन कैश की बात करूं, तो फिर यहां पर तो क्या हुआ, हमारे जो फंड में नेट इफेक्ट, असेट्स भी सेम वैल्यू से चेंज हो रहा है, लाइबिलिटीज भी सेम वैल्यू से चेंज हो रहा है, तो जो नेट इफेक्ट हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। मतलब यहां पर ना तो इसकी वजह से मेरा कोई वर्किंग कैपिटल बदला, बिकॉज करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई, करंट असेट्स भी, मतलब एक आपके पास इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया, एक डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। तो ऑब्वियस है कि यहां पर आपके फंड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल की पोजीशन पर कोई चेंज नहीं होता या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होता, जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूं, हमने शेयर इशू किया, बट कौन से शेयर इशू किया, हमने शेयर इशू किया है बोनस शेयर, और ऑब्वियस है बोनस शेयर हमने कहां से इशू किया, आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जनरल रिजर्व कम हो गया और शेयर कैपिटल बढ़ गया। मतलब वहीं के वहीं लाइबिलिटी साइड में मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी लाइबिलिटी साइड में कम हो रही है, मेरे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, मेरे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं तो नेट इफेक्ट जीरो है, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है और रिजर्व कम हो रहे हैं, तो नेट इफेक्ट यहां पर क्या है, हमारा जीरो है यहां पर नेट इफेक्ट। तो हमें समझना है कि भाई कौन से पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे फंड पर इंपैक्ट पड़ता है, किसकी वजह से नहीं पड़ता। तो हमें सबसे पहले समझना है कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स दोनों की वजह से चेंज होती है। वैसी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों की वजह से भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। तो आपको पहले तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये समझना होगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन इज नथिंग बट द काइंड ऑफ बैलेंस शीट। जैसे हमने बैलेंस शीट के बारे में सीखा है, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है, तो बैलेंस शीट क्या होती है, जो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स को बताता है, करेक्ट। तो हमारी एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है, करंट एज वेल एज नॉन करंट अकाउंट्स में, तो इस चेंजेस को ही हम चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसमें मेरा करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसमें चेंजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी में चेंजेस हो सकते हैं, या फिर करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस किसी भी कंपोनेंट में हो सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में मेरे पास यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कैपिटल है, नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में हो सकता है मेरा नॉन करंट एसेट्स चेंज हो रहा हो, करंट एसेट्स के कंपैरिजन में हो सकता है मेरा कैपिटल कम हो रहा हो, या ये बढ़ रहा हो, ये भी बढ़ रहा हो। तो हमारे जो भी इम्पैक्ट है वो इन चार चीजों के बाहर नहीं जाने वाले, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। अब एसेट्स लाइबिलिटीज में भी नॉन करंट, करंट, ठीक है, दोनों साइड के लिए। तो हमें ये पोजीशंस को समझने होंगे कि ये जो पोजीशंस है ये कैसे चेंज हो रहे हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही चीज़ों को सीखना है कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर हम आगे बात करें कि हमारे पास जो फंड फ्लो है, ठीक है, ये हमने जो चार चीज़ों की बात की है, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स, दूसरी चीज हमने बात की करंट असेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना फंड का इनफ्लो हो रहा है और कितने फंड का हमारे पास से आउटफ्लो हो रहा है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, इन दोनों ही चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और जहां पर ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपको पता होने चाहिए। जहां पर क्या नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का फ्लो हो ही नहीं रहा है, ऐसे भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आएंगे। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फंड फ्लो में कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स है फ्लो ऑफ फंड के, मतलब इनकी वजह से या तो इनफ्लो हो रहा होगा या तो आउटफ्लो हो रहा होगा। तो जैसे हम एक एक एग्जांपल को देखें, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अच्छा, हमने मशीनरी खरीदा,
कैश में, तो क्या हुआ, मेरा करंट असेट्स कम हो गया और नॉन करंट असेट्स बढ़ गया। मेरा करंट असेट्स देखो, ओवरऑल नेट इफेक्ट देखो तो जीरो है, नेट इफेक्ट देखा जाए तो जीरो है, क्योंकि एक साइड से लाइबिलिटी आपकी करंट असेट्स कम हो गई, एक साइड से आपकी फिक्स्ड असेट्स बढ़ गई। बट इसका फ्लो कहां पर हुआ, ये पैसा हमारा, मेरे पास दो बॉक्स में पैसे रखे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास करंट असेट्स का पैसा है, ये मेरे पास नॉन करंट असेट्स का पैसा है। तो यहां से पैसा कम होकर यहां पैसा बढ़ गया, मतलब मेरा फंड का फ्लो कहां से कहां हो गया, मेरा करंट असेट से फ्लो चेंज होकर कहां हो गया, नॉन करंट असेट्स में। तो ये मेरा कैसा फ्लो हो गया, आपका करंट एसेट्स टू नॉन करंट एसेट्स में मेरा क्या हो गया, फंड फ्लो हो गया। उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब मैंने क्या किया, शेयर इशू किया, तो जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया और मेरा करंट असेट्स भी बढ़ गया। मतलब कि अब यहां पर मेरी दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, मेरा शेयर इशू करने की वजह से कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और करंट एसेट्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहां पर मेरा फंड कहां से कहां फ्लो हो गया, तो मेरा यहां जो फंड का फ्लो है वो मेरा कहीं ना कहीं करंट एसेट्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा आ रहा है। तो करंट एसेट्स तो मेरा कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मेरी लाइबिलिटी की वजह से, लाइबिलिटी से फ्लो कहां पर आ रहा है, करंट एसेट्स पर फ्लो आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, रिडम्पशन करना है हमें डिबेंचर का, तो ऑब्वियस है करंट असेट्स मेरे पास से कम हो जाएंगे और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो भी कम हो जाएंगी। तो अगेन मेरे पास से करंट एसेट्स कम हो रहे हैं और फंड कहां ट्रांसफर हो रहा है, करंट एसेट्स का लाइबिलिटीज में, क्योंकि लाइबिलिटीज भी क्या हो रही है, उसमें कम हो रही है। वैसे ही हमने क्रेडिटर को पेड ऑफ कर दिया, मे बी डिबेंचर हो सकता है या लोन हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिटर को पेड ऑफ कर रहे हैं हम, कैसे पेड कर रहे हैं, डिबेंचर इशू करके। तो मेरा करंट लाइबिलिटी भी कम हो गया और मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ गया। मतलब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बट मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो मैंने नॉन करंट लाइबिलिटीज से फंड कहाँ ट्रांसफर कर दिया, करंट लाइबिलिटीज में। तो करंट लाइबिलिटीज इसकी वजह से क्या हो गई, कम हो गई और नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लैंड ट्रांसफर टू क्रेडिटर। अब हमने क्या किया, अपना लैंड ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। तो मेरा क्रेडिटर तो कम हो गया लेकिन मेरा क्रेडिटर क्या हो गया, पेमेंट करने से कम हो गया, मतलब मेरी करंट लाइबिलिटी कम हो गई और मेरे पास से फिक्स्ड असेट्स भी तो कम हो गया, क्योंकि मेरे पास जो लैंड थी अब वो क्रेडिटर की हो गई है। तो मैंने नॉन करंट असेट्स को कम करके नॉन करंट असेट्स का जो बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर कर दिया, करंट लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। तो आपको इस तरीके से समझना होगा कि हमारे फंड का फ्लो एक्चुअल में हो कैसे रहा है। देखो अगर मैं सारी चीजों की नेट की इफेक्ट की बात करूं ना, नेट इफेक्ट सबका जीरो आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल, क्योंकि देखो हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है, हर एंट्री हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट तो ओवरऑल जीरो ही जाना है, लेकिन हमें देखना है कि फ्लो कहां से कहां जा रहा है, इसका ये पैसा कौन सी जगह से किधर मूव कर रहा है, और हमें उस मूवमेंट के बेसिस पर डिसीजंस लेने होते हैं, जो कि कौन रिवील नहीं कर पाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट इस चीजों को रिवील नहीं कर पाता, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील कर सकता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें नो फ्लो ऑफ फंड्स के बारे में, कि जहां पर फ्लो ही नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें पेमेंट टू क्रेडिटर, हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया किसको, क्रेडिटर को। तो भाई पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को, तो ऑब्वियस है कैश में किया होगा, तो जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, यहां पर करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, तो मेरी इसकी वजह से क्या हुई, करंट असेट्स कम हुई और मेरी करंट लाइबिलिटीज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर मैं इसमें भी फ्लो की बात करूं तो मेरे करंट एसेट से पैसा कहां ट्रांसफर हो गया, करंट लाइबिलिटी में। तो एक प्रकार से ये भी फ्लो है, लेकिन जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी हमारे सेम डायरेक्शंस में अगर चीजें हो रही है तो उन्हें हम क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। सेम डायरेक्शन में मतलब अगर हमारे पास इसको, अगर आपको फ्लो ही समझना है इसका, तो इसका फ्लो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो करंट एसेट्स थी, ये मैं बैलेंस शीट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का फंड यहां से निकला और यहां जो फंड था करंट लाइबिलिटी में, इसको भी इसने कम कर दिया। मतलब मेरे फंड का फ्लो करंट एसेट से
करंट लाइबिलिटी के साइड हो रहा है, और दोनों को ये जो ट्रांजेक्शन है क्या कर रहा है, कम कर रहा है। करंट एसेट्स को भी कम कर रहा है और करंट लाइबिलिटीज को भी कम कर रहा है। मतलब दोनों जगह से मेरा ये जो फंड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करूं कि हमने मशीनरी परचेस किया और पेमेंट करे डिबेंचर के फॉर्म में, तो मशीनरी खरीदा तो मेरी क्या बढ़ गई, नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स बढ़ गई, और मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अगेन अगर मैं इसका बैलेंस शीट ड्रॉ करूं तो मेरे पास नॉन करंट असेट्स है और नॉन करंट लाइबिलिटी है। मैंने क्या किया, मशीनरी खरीदने के लिए लाइबिलिटी डिबेंचर इशू कर दिया, तो मेरा ये डिबेंचर का जो पैसा है वो कहाँ फ्लो कर गया, करंट असेट्स में, जिसकी वजह से मेरा डिबेंचर भी इंक्रीज हो रहा है और मेरा नॉन करंट असेट्स मतलब मशीनरी भी बढ़ रहा है। सेम कंसेप्ट मशीनरी परचेस्ड और मैंने पेमेंट शेयर, यहाँ डिबेंचर था यहाँ शेयर है, तो यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह मेरे कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ा, अब मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्सेप्ट दोनों ही क्या है, सेम है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट की कि हमारे फंड फ्लो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें आपको करंट असेट्स एक कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा आपको करंट लाइबिलिटीज मिलेंगी, और ये दो कंपोनेंट के बेसिस पर हम आगे सीखेंगे। हमें इन दो कंपोनेंट के बेसिस पर आगे सीखना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना। उसके अलावा आपके पास नॉन करंट एसेट्स जिसे हम फिक्स्ड और परमानेंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब ही हमारी कैपिटल या फिर जो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी है। अच्छा, इनका यूज हम जनरली कहाँ करेंगे, तो इनका यूज हम लोग मोस्टली फंड फ्लो में करेंगे। जो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन, तो स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन में मोस्टली इसका यूज होगा। और अगर कुछ मिसलेनियस अकाउंट्स वर्किंग नोट्स अगर बनती है तो उस वर्किंग नोट्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये भी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड है। बेसिकली इन कंपोनेंट को हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आगे सीखने वाले हम लोग, और स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड को कंसिडर करेंगे। तो एक कुछ कंपोनेंट्स हो गए, ये किस चीज के कंपोनेंट्स हो गए, ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए आपके फंड फ्लो के। तो इन कंपोनेंट्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं। अच्छा, आप सभी को होप ये आप लोगों को अगर नहीं पता करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर आप लोगों को इनके मीनिंग नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो जो चीज़ों का आपको मीनिंग नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उसके ऊपर फर्दर आपके लिए वीडियोस ला सकें। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इनको सारी चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हमारे पास कुछ करंट असेट्स है, उसके आपके पास करंट एसेट्स और कुछ करंट लाइबिलिटीज है, उसकी लिस्ट है। आपके पास वैसे ही कुछ करंट नॉन करंट आपके पास क्या है, नॉन करंट आपके पास कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज है। तो ये आपके पास कुछ नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट है। तो यहां तक आप लोग देखिएगा एक बार पूरा वीडियो, जहां जहां ये आप लोगों को ये नोट्स की जरूरत है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और एक एक कोई भी अगर टर्म्स का आपको मीनिंग नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग पूछिएगा। कमेंट में आप लोग अपना जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कोट कीजिएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उसका रिस्पॉन्ड आप लोगों को टाइम पर कर सकूं। तो अब हम लोग इस पार्ट में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी अगर हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे चैप्टर को मैं थॉरली आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर हमारे 3 to 4 पार्ट्स में बनेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे फ्री में आप पूरे क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात शुरू करेंगे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से।